क्या भारत ने एक आज़ाद मुल्क पर खुफिया बमबारी करके जनूबी एशिया को एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है? 13 जुलाई को अलसुब इसराइली साख्ता 150 ड्रोन्स ने म्यांमार की फजाओं को चीर कर आग बरसाई और अब भारतीय वजारत दिफा खामोश है। ये खामोशी आखिर क्यों है? क्या मोदी हुकूमत इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है? आज के वीलॉग में हम करेंगे पर्दाफाश भारत की तौसी पसंदाना सोच का, म्यांमार पर हमले के खुफिया हकाइक और वो जंगी जुनून जो पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, भारत ने म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची है। एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई है। इंडियन मीडिया ही यह बता रहा है कि 13 जुलाई की सुबह भारतीय अफवाज की जानिब से ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये वही इसराइली साख्ता ड्रोन हैं जो भारत ने पाकिस्तान भी भेजे थे और पाकिस्तान ने उनको जमी बोस कर दिया था। भारतीय ज़राए इबलाग के मुताबिक हमलों में सेगोंग रीजन, जहां ULFA का मशरकी कमांड हेडक्वार्टर कायम था, उसे निशाना बनाया गया। ULFA का अहम कमांडर नेन आसोम समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं, यानी कि यह हमला टारगेटेड था। ज़राए के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा इस हमले से लाइल्मी का इजहार कर रही है, जो बहुत बड़ा मजाक और तजाद है। म्यांमार पर ड्रोन्स हमले बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई है जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर तनकीद की जा रही है। भारतीय हुकूमत अपनी फौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी इदारों में मायूसी का बायस है। यह भी बताया जा रहा है कि म्यांमार पर यह हमला भारत की अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश की गई है। म्यांमार पर ड्रोन हमला अजीत डोवल की निगरानी में खुफिया ऑपरेशन था, जिससे वजारत दिफा लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। म्यांमार पर हमले से साबित होता है कि भारत जनूबी एशिया में एक इलाकाई इजारादार के तौर पर उभरना चाहता है। भारत पहले ही नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हमसाया ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात रखता है। भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन और तरक्याती कोशिशों को रुकावट बनाना चाहता है, उनको खत्म करना चाहता है। म्यांमार पर हमला भारत की हिंदुत्व पॉलिसियों, जारहाना अज़ाइम और सियासी तशहीर के हरबों का तसलसल है। जरा ये भी बता रहे हैं कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो भारत के इन जारहाना इकदामात का फौरी नोटिस ले। अगर भारत को इस तर्ज पर कार्रवाइयां करने से ना रोका गया तो जनूबी एशिया किसी बड़े तसादुम की तरफ बढ़ सकता है। इस बात को यहां पर समझिए कि भारत ने पहले पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की आप देखें कि उसने कोशिश की कि उनको किसी तरह से पामाल किया जाए, फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ जाए, ड्रोन्स भेजे गए, मीज़ाइल्स भेजे गए। ये समझ रहा था कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सख्त जवाब दिया और भारत को भागने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर भारत ने ट्रंप से कहा कि किसी तरह से सुलह करवा दे। लेकिन अब जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसकी गर्द हटाने के लिए, वो जो कालक मोदी और उनकी अफवाज के मुंह पर मली थी, उसको हटाने के लिए म्यांमार जैसे मुल्क का सहारा लिया गया है और उस पर ड्रोन हमले किए गए हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं म्यांमार की जोग्राफी अहमियत के हवाले से। म्यांमार के शिमाल मगरबी साहिल पर एक शहर सेतवे है। यह सूबा रखाइन का दारुल हुकूमत है। मकामी बर्मी जबान के मुताबिक इस नाम का मतलब जंग वाली जगह है। 1784 में जब बर्मा के बादशाह इस सूबे पर हमलावर हुए थे तो खाराइन के जंगजुओं ने दरियाए कलादान के किनारे उन्हें सख्त टक्कर दी थी। फिर 1825 में एंग्लो बर्मी जंग के दौरान बरतानवी अफवाज सेतवे के किनारे पर उतरी और शहर के कदीम अखयाब डाबकोडा के गिर्द अपना कैंप बनाकर वहीं क़याम पजीर हो गई। कुछ जदीद मुअर्रिखीन के मुताबिक इंडिया की आज़ादी की जिद्दोजहद के रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में आज़ाद हिंद फौज ने बरतानवी अफवाज के खिलाफ जापानी अफवाज के शाना बशाना लड़ते हुए कोहेमा के साथ साथ रखाइन भी जीत लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की तकरीबन 10 लाख आबादी को मरदमशुमारी में शामिल नहीं किया गया और कहा जाता है कि उनमें ज्यादातर रोहिंग्यन मुसलमान हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दारुल हुकूमत सेतवे से बाहर एक ममनुआ इलाके में रखा गया है। आज वही रखाइन एक बार फिर ना सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि इंडिया, चीन और बांग्लादेश के दरमियान सख्त मुकाबले की जगह बन चुका है।
भारतीय बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के नायब वजीर आजम एडमिरल टेनांग सांग ने मुश्तरका तौर पर कलादान प्रोजेक्ट के तहत एक नई सितवे बंदरगाह का इफ्तिताह किया था। वहां पहुंचने वाले पहले इंडियन माल बरदार जहाज का उन्होंने इस्तकबाल भी किया था, जिसने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से अपना सफर शुरू किया था। म्यांमार की यूनिवर्सिटी ऑफ यंगून में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर सॉनविन के मुताबिक इंडिया का शिमाल मशरकी खित्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है और यह नया प्रोजेक्ट इंडिया के शिमाल मशरकी हिस्सों बल्कि शिमाल और वस्ती म्यांमार में भी तिजारत, ट्रांसपोर्ट और कारोबार की हौसला अफजाई करेगा। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता की बंदरगाह को म्यांमार की सितवे बंदरगाह से समुद्र के जरिए जोड़ता है। इसका फायदा यह है कि सितवे बंदरगाह से नदी के जरिए कलादान को इंडिया की सरहद से और म्यांमार को सड़क के जरिए इंडिया रियासत मिजोरम के लंगनाई से जोड़ता है। सन 2008 में इस प्रोजेक्ट का बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन जमीन के हुसूल में ताखीर और बढ़ती लागत की वजह से इसे तैयार होने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लग गई। यह प्रोजेक्ट 1991 में शुरू किया गया था और फिलहाल इसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक्ट ईस्ट के नाम से दोबारा अपना लिया है। कलादान प्रोजेक्ट को मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सड़कें, पुल और तैरते बैराज जैसे वसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इंडिया से खुश्की से तकरीबन कटी हुई शिमाल मशरकी रियासतों का वाहिद रास्ता मगरबी बंगाल की राहदारी से जुड़ा हुआ है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। बांग्लादेश के रास्ते मुल्क की शिमाल मशरकी रियासतों में कार्गो, खाने पीने की अशिया और अनाज की नकलो हरकत से इंडिया को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि लागत कम हो जाएगी। आसाम की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयश्री रावत का कहना है कि इंडिया ने पहली बार म्यांमार में मजबूत कदम जमाए हैं। उन्होंने कहा है कि म्यांमार की सियासी सूरत हाल कई दहाइयों से उतार चढ़ाव का शिकार है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस माहौल में इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इक्तसादी मफादात की तकमील किस तरह करता है, क्योंकि म्यांमार का पड़ोसी चीन के साथ साथ बांग्लादेश भी है। म्यांमार में सन 2021 में फौजी बगावत हुई थी, जिसके बाद फौजी हुकूमत और नस्ली हुकूक का मुतालबा करने वाले कम से कम 1 दर्जन बागी ग्रुपों के दरमियान दोबारा तनाज़ा शुरू हो गया है। इन सब में से ज्यादा हसास सूबा रखाइन का मामला है, जिसकी म्यांमार से बाहर भी कई जहते हैं। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले ही रखाइन में मुबैना तौर पर सरगर्म है और भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहना चाहता। वाशिंगटन में कायम विल्सन सेंटर थिंक टैंक के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एक तज्जिये में लिखा है कि 10 लाख रोहिंग्यन मुसलमान जो पहले ही तशद्दुद का निशाना बनने के बाद रखाइन से बांग्लादेश डिपोर्ट हो चुके हैं, कॉकस बाजार के कैंपों में रह रहे हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश की हुकूमत इस नकले मकानी को आर्जी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि वो वापस म्यांमार जा सकें। हकीकत यह भी है कि म्यांमार की सरहद पर वाक़ रखाइन सूबे में बांग्लादेश तशद्दुद जारी रखने के हक में नहीं है, क्योंकि उसे सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी तादाद में हिफाजती इंतजामात करने पड़ते हैं जो कि बहुत महंगे हो जाते हैं। लेकिन अब तक रोहिंग्यन मुहाजिरीन को वापस भेजने की बांग्लादेश की हर कोशिश ही नाकाम रही है। अगर हम चीन की बात कर लें तो सूबा रखाइन में उसके ज़ाती मफादात भी हैं, जिसमें बुनियादी दिलचस्पी जनूबी चीन और खलीज बंगाल के दरमियान ट्रांसपोर्ट और इक्तसादी राहदारी को महफूज करना है। चीन के लिए हाल ही में मुकम्मल होने वाली बंदरगाह खलीज बंगाल में एक गैस पाइपलाइन और उस बंदरगाह से जनूबी चीन तक जाने वाली रेलवे लाइन की हिफाजत अहम है। इन सब की वजह से चीन को पहली बार रखाइन के रास्ते खलीज बंगाल तक रसाई मिली है और जाहिर है कि वो उसे खोना नहीं चाहेगा, जबकि भारत को उम्मीद है कि कलादान बंदरगाह के मंसूबे की कामयाबी के बाद उसे म्यांमार में तिजारत और कारोबार के लिए अब बांग्लादेश पर इन्हसार नहीं करना पड़ेगा और बरामदात बराह रास्त होंगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया के माहिर प्रोफेसर सुधिंदर कुमार का ख्याल है कि रखाइन वो मिठाई है जो इस वक्त भारत, चीन और बांग्लादेश सब चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि म्यांमार की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए तीनों पड़ोसी हमेशा एक दूसरे के साथ इस उम्मीद के साथ रहते हैं, ये उनके लिए फायदेमंद होगा। व्यूअर्स, जनूबी एशिया एक ऐसा हसास खित्ता है जहां कई ममालिक जोग्राफियाई,
तारीखी, सकाफती और मुआशी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। भारत, जो इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, अक्सर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी और तनाज़ात में मुलव्वस नजर आता है। उसकी पॉलिसियों में एक खास किस्म की हठधर्मी और बालादस्ती की सोच झलकती है, जो खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनी हुई है। भारत की यह पॉलिसी कि वो हमेशा खुद को बड़ा भाई तस्वुर करता है, खुद को चौधरी समझता है, खित्ते पे हुकूमत करना चाहता है, खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है ये सोच। इस हठधर्मी का नतीजा ये निकला है कि जनूबी एशिया में इलाकाई इत्तेहाद गैर फ़आल हो चुका है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका अब भारत के मुकाबले में बाहमी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं और एक मजबूत ग्रुप तश्कील पा रहा है, जो शायद मुस्तकबिल करीब में भारत को कमज़ोर कर दे। अगर भारत वाकई आलमी सतह पर एक जिम्मेदार मुल्क बनना चाहता है तो उसे अपनी इलाकाई पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। बातचीत, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम ही खित्ते में देर पा अमन ला सकते हैं। हठधर्मी इल्जामात और अस्करी दबाव की सियासत ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते के मफाद के खिलाफ है। आज के वीलॉग से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।